नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका जो चैप्टर तीसरा है जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग, ये आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी जो आपका जो न्यू सेशन है 2023 और 24 का, उसके अनुसार जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अनुसार मैं आपको ये चैप्टर कराने वाला हूँ, जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है योग। योग का अर्थ, यानी योग का अर्थ क्या है। तो देखो, योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, यानी योग जो है, देखो योग जो है हमारा, योग ये संस्कृत भाषा के जो युज धातु है, ठीक है, संस्कृत भाषा के जो हमारा धातु है युज धातु से ये योग शब्द लिया गया है। ठीक है, तो जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना या मिलाना। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए योग का अर्थ बताइए, तो आप लिखोगे कि योग संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, ये एक संपूर्ण जीवन शैली, यानी पूरी जो जीवन शैली है जिससे, और अथवा एक साधना भी है। ठीक है, ये एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा एक ये साधना भी है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है, जिससे तो व्यक्ति अपने मन, मस्तिष्क और स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है योग के द्वारा। अब समझते हैं योग का महत्व। जो योग है, आपने योग तो सुना ही होगा, योग आपने योग किया भी होगा। ठीक है, तो योग जो है, योग का महत्व क्या है। तो देखो, पहला महत्व है वो है रोगों से बचाव एवं उपचार। ठीक है, यदि हम योग करेंगे तो हमारा जो भी रोग है उससे बचे रहेंगे और उनका उपचार भी कर सकते हैं। दूसरा महत्व, इसका महत्व का मतलब ये होता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब योग जो है उससे क्या क्या फायदा है, मतलब क्या क्या उसका महत्व है आज के समय में। ठीक है, तो लचक में वृद्धि, आपके शरीर में यदि आप रोज योग करोगे तो आपके शरीर में जो लचक है वो उसमें वृद्धि होगी। तीसरा, मोटापे में कमी, यदि आप रोज योग करोगे तो आपका जो शरीर में जो मोटापा है उसमें कमी होगी। और चौथा जो हमारा महत्व है वो है शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि, आपका जो शारीरिक सौंदर्य है वो बहुत ही हद तक सही रहेगा, यानी आपका शारीरिक सौंदर्य बहुत हद तक बढ़ेगा। और जो अगला है वो है स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, अगर आप योग करते हो तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा। ठीक है, तो ये सब हमारे महत्व होते हैं, जैसे हमारा रोगों से बचाव है, उपचार, आपका जो रोग है उससे बच सकते हो, उसका उपचार कर सकते हो, लचक में वृद्धि हो जाएगी आपकी। ठीक है, और लचक जो आपका शरीर में लचक है विद्यमान हो जाएगा, मतलब लचक आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके लचीला नहीं तो लचक भी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। मोटापे में कमी, यदि आपके अंदर मोटापा है तो वो भी कम हो जाएगा। चौथा, शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि, यदि आपका शारीरिक सौंदर्य अच्छा नहीं है तो आपका शारीरिक सौंदर्य भी अच्छा हो जाएगा योग के द्वारा। ठीक है, और स्वास्थ्य में भी सुधार आपका हो जाएगा योग के द्वारा। तो ये था हमारा योग का महत्व। अब आगे समझते हैं जीवन शैली संबंधी बीमारी। देखो, आप मेनली ना ये जो चैप्टर है इसमें आप यही पढ़ने वाले हो कि जो जीवन शैली संबंधी बीमारियां क्या है और उसके उपाय क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, ये चैप्टर मतलब आप पढ़ने के वाले हो। तो इसमें आप 4 बीमारियों के बारे में पढ़ोगे, जीवन शैली संबंधी जो 4 बीमारियां, पहला मोटापा, मधुमेह, अस्थमा और उच्च रक्तचाप। ठीक है, इन्हीं चारों के बारे में पढ़ोगे, ये 4 बीमारियां हैं क्या, इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, बस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो हम समझते हैं जीवन शैली संबंधी बीमारियां। तो यानी देखो, पहले इसका मतलब समझो, जीवन शैली संबंधी बीमारियां मतलब वैसी बीमारियां जो हमारी गलत जीवन शैली के, जो भी हमारा लाइफ स्टाइल जीने का जो तरीका है वो गलत तरीके से जो हमारी बीमारियां उत्पन्न होती है उसको हम कह रहे हैं जीवन शैली संबंधी बीमारियां। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ कितनी बीमारियां जीवन शैली संबंधी। ठीक है, तो वो 4 है, पहला मोटापा, दूसरा मधुमेह, तीसरा अस्थमा और चौथा उच्च रक्तचाप। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे जीवन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे शैली भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरा जीवन शैली। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे जीवन आ गया लेकिन यहाँ पे पूरा आएगा जीवन शैली। ठीक है, तो आप समझ जाओ यहाँ पे जीवन शैली आएगा। ठीक है, जीवन शैली संबंधी बीमारियाँ क्या है, वैसी बीमारियाँ जो मनुष्य की गलत जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती है उसको हम जीवन शैली संबंधी बीमारियाँ कहते हैं। और वो कितने प्रकार की, 4, मधुमेह, ये देखो पहला है आपका मोटापा, दूसरा मधुमेह, तीसरा अस्थमा, चौथा उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए
कि जीवन शैली संबंधी बीमारियां कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है 4। पहला मोटापा, मधुमेह, अस्थमा और उच्च रक्तचाप। ठीक, अब आगे हम एक एक करके समझेंगे कि ये जो बीमारियां हैं वो हैं क्या, उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, वो सब चीज समझने वाला है। इसलिए आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, वीडियो को आप स्किप ना करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो हमारा जो पहला बीमारी है वो है मोटापा। तो समझते हैं कि मोटापा है क्या। तो देखो, शरीर में वसा की मात्रा का अत्यधिक स्तर तक बढ़ जाना मोटापा कहलाता है। आप एक लाइन में याद करो, शरीर में जो मान लो कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, ए व्यक्ति है, उसके शरीर में बहुत ही अधिक वसा है, ठीक है, तो उसके शरीर में जितना अधिक वसा होगा वो उतना ही वो मोटापा का शिकार होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखो, शरीर में वसा की जो मात्रा है उसका अत्यधिक स्तर तक बढ़ जाना, यानी शरीर में जो वसा की मात्रा है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो व्यक्ति मोटापा का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया मोटापा क्या है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 2 नंबर में एग्जाम में, मोटापा क्या है, तो आपको ये बताना है कि शरीर में वसा की मात्रा का अत्यधिक स्तर तक बढ़ जाना मोटापा कहलाता है। आपसे परिभाषा में ज्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मान लो अगर पूछा कि मोटापा क्या था, आपसे एक या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब समझते हैं मोटापे को नियंत्रण करने के लिए योग। अब आपको ये बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो को। ठीक है, देखो, मोटापे को नियंत्रण करने के लिए योग। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इस चैप्टर को समझे, तो उसका आसान तरीका बताता हूँ आपको। पहले आप चारों बीमारियों के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद जितने भी आसन लिखे हैं ना, इन सभी में से आप 2 या 3 आसन याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं है आपको पूरा बोलेगा कि आसन लिखो। आपको बोलेगा 5 नंबर में भी आकर बोलेगा कि मोटापा क्या है और उससे किस प्रकार से हम बच सकते हैं, 2 आसन बताइए। तो आप ताड़ासन और कटी चक्र, जो आपको आसन याद, अच्छा मतलब जो भी आसन आपको आसान लगे लिखने में समझने में, उसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको देखो पूरा आसन बताऊंगा, जितना आसन लिखे ना मैं सब आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जो आसान लगे वही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, मैं आपको सारा बता दूंगा आसन, ताकि आप उसमें देख लें, जो आपको आसान लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा मोटापा से बचाव के लिए आसन है वो है ताड़ासन। ठीक है, आपको एक बार आसन ही बताता हूँ। कितनी मोटापा जो हमारी बीमारी है, ठीक है, जीवन शैली संबंधी, उससे हमें बचाव के लिए कितना आसन है। पहला है हमारा ताड़ासन, दूसरा कटी चक्रासन, तीसरा पवन मुक्तासन, चौथा मत्स्यासन, 5वां हलासन, 6ठा पश्चिमोत्तासन, 7वां अर्ध मतेंद्रासन और 8वां जो है हमारा धनुरासन और 9वां उष्ट्रासन और 10वां सूर्य भजन प्राणायाम। ठीक है, ये आसन। अब एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, अब आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, और आपको जो भी आसन जो बिल्कुल आसान लगे उसी को आप एग्जाम में लिखना। ठीक है, मैं आपको सारे आसन बता दूंगा, लेकिन आपको जो इजी लगे वही आप अपने एग्जाम में लिखना। तो पहला हम समझते हैं ताड़ासन क्या होता है। देखो, ताड़ासन, तो ताड़ासन यह योग आसन करने से शरीर ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनने से इसे ताड़ यह नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे प्लाम ट्री फोर्स भी कहा जाता है। शरीर को मजबूत और सुडौल बनाने के साथ शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए यह श्रेष्ठ आसन माना जाता है। ठीक है, देखो ताड़ासन में क्या होता है, देखो ये जो व्यक्ति है वो जो ये ताड़ासन कर रहा है, ठीक है, तो देखो बिल्कुल वृक्ष के समान दिख रहा है, मतलब जो पेड़ होता है उसके समान दिख रहा है। ठीक है, जो पेड़ होता है उसके समान। तो देखो ताड़ासन क्या है, देखो ताड़ आसन, आप ना पढ़ो, ताड़ का पेड़ आपने अपने गांव में देखा होगा, बिल्कुल सीधा एकदम सुडौल मजबूत सा होता है, उसी प्रकार ताड़ासन होता है। जब व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के ताड़ासन करता है, उसका विधि क्या क्या है वो आपको बताता हूँ। ठीक, और जो ये ताड़ासन है, इससे करने से जो व्यक्ति का शरीर बहुत ही मजबूत बनता है। ठीक है, बहुत ही सुडौल मतलब बहुत ही मजबूत बनता है। अब जानते हैं इसकी विधि क्या है। देखो मैं आपको एक चीज बता, आप ध्यान से समझना कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि विधि, क्रिया, लाभ और सावधानी सब बताएं। ठीक है, मान लो आपके सामने 5 नंबर में प्रश्न आ गया, मोटापा क्या है और मोटापे को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 2 आसनों का उल्लेख कीजिए। तो आपको पहले मोटापे के बारे में बताना है, उसके बारे में आपको बताना है जो आसन है उसको। आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आसन कैसे मैं एक्सप्लेन करें, अपने भाषा में कैसे लिखे, तो आपको बताता हूँ जो फॉर्मेट क्या है। देखो, पहले आप उस आसन के बारे में थोड़ा बहुत बता दो, आसन क्या है, फिर उसकी विधि क्या है, फिर उसके लाभ क्या है और उसकी सावधानी, 3-4 चीज आपको बताना होता है, तो आपके पूरे नंबर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं जो ये ताड़ासन है, इसकी आखिरकार जो विधि है वो क्या है। तो देखो, विधि का मतलब क्या होता है, इस आसन को करने की प्रक्रिया। तो पहला देखो, एक समतल जगह पर अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर और दोनों हथेलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाए। ठीक है, पहला विधि। दूसरा, दोनों हाथों को पार्श्व भाग से दीर्घ श्वास भरते हुए ऊपर उठाए, दूसरा। तीसरा, हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों को मिलाए और हथेलियों ऐसा आसमान की तरफ ऊपर की ओर होना चाहिए। हाथों की उंगलियां आपस में मिली होनी चाहिए। देखो, आपको हाथों की उंगलियां ऐसे मिलानी है
और सीधा खड़ा होना है, अपनी जो दोनों एड़ियां जो पंजे हैं इनको उठा के रखना है, ठीक। अब चित्र में भी देख सकते हो चित्र में किस प्रकार से किया गया है। और जो चौथा है हमारा वो है, जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे वैसे वैसे पैर को एड़ियां भी ऊपर उठनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे आपका हाथ जो है वो ऊपर उठेगा वैसे वैसे पाँव की जो एड़ियां वो भी ऊपर उठनी चाहिए। और पांचवा जो हमारा वो है, हाथ ऊपर उठाते समय पेट अंदर लेना चाहिए। छठा, शरीर का भाग पंजों पर होना चाहिए, शरीर का जो भार है वो पंजों पर होना चाहिए। सातवां, शरीर ऊपर की ओर पूरी तरह से तना होना चाहिए। मतलब शरीर का जो तनाव है वो ऊपर की ओर, यानी कि आप नीचे की तरफ झुके हो, आपके दोनों जो शरीर जो ये जो आपके पंजे है इसमें पूरे शरीर का भार होना चाहिए और आपका शरीर ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है। सातवां जो हमारा विधि है वो है, कमर सीधी, नजर सामने और गर्दन सीधी रखनी चाहिए, ठीक है। आपको विधि में एक चीज बताता हूँ कि आप ना इस आसन को देखो। अब देखने के बाद इसको अपने मन में सोचो कि किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। और अपने ऊपर से अपने मन से आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ से आइडिया लेना है, मतलब मैं आपको जो जो बता रहा हूँ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, ठीक है। नौवा जो हमारा वो है, ताड़ासन की इस स्थिति में लंबाई देखो, लंबी सांस भरकर 1 से 2 मिनट तक रुकना चाहिए, ठीक। लंबी सांस भरकर 1 से 2 मिनट तक रुकना चाहिए। 10वां जो हमारा विधि है वो है, अब धीरे धीरे सांस छोड़कर नीचे आकर पूर्व स्थिति में आना चाहिए। तो ये इसकी विधि होती है, ठीक है। पहले आप खड़े हो गए, पंजे के ऊपर अपना पूरा भार रहेगा, फिर आप सांस अंदर लोगे, फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट तक सांस को रोकोगे, ठीक है। फिर लंबी सांस भरकर उसके बाद धीरे धीरे आप सांस को छोड़ोगे और अपना जो सामान्य स्थिति उसमें आओगे, ठीक है। ये हमारा ताड़ासन का विधि। अब इस तो आगे कुछ विधि रह गई, वो 11वां नंबर विधि है वो है, 1 से 2 मिनट रुक कर दोबारा इसी प्रक्रिया को दोहराएं। 1 से 2 मिनट रुक करके फिर आप इसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हो। और जो 12वां नंबर विधि है वो है, इस आसन को प्रतिदिन क्षमता और अभ्यास अनुसार 10 से 15 बार करें। आपकी जो जितनी भी क्षमता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप अपनी क्षमता के अनुसार और अभ्यास के अनुसार इसको 10 से 15 बार कर सकते हो प्रतिदिन। ये तो हो गया विधि। आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो लाभ, इसके लाभ क्या क्या है, ठीक है। तो पहला, नियमित रूप से ताड़ासन करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला हमारा, फेफड़े सुदृढ़ एवं विस्तृत होते हैं, ठीक है। दूसरा, हाथ पैर के स्नायु मजबूत बनते हैं। तीसरा, शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि होता है। चौथा, आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। पांचवा, पाचन तंत्र मजबूत होता है। मैंने आपके सामने बहुत सारे लाभ लिख रखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ही कम बताने, मतलब 5 नंबर में आता 3 से 4 लाभ बता देना, आपका चल जाएगा काम, ठीक है। यानी कि आपको पूरा 9 आप बता भी सकते हो, लेकिन आप जो भी आपको आसान लगे लाभ वो आप याद कर लो इसमें, ठीक है। जो हमारा अगला छठा लाभ है वो है, कद की वृद्धि बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम। यदि व्यक्ति की हाइट कम है तो वो इस आसन से अपना जो हाइट है वो बढ़ा सकता है। सातवां जो है, शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। शरीर बहुत ही मजबूत बनता है इस आसन को करने से। आठवां जो हमारा, शरीर के समस्त वायु सक्रिय एवं विकसित होते हैं। जो भी हमारे वायु सक्रिय और विकसित हो जाते हैं। 9वां, आलस से दूर करने के लिए सर्वोत्तम। मतलब व्यक्ति को आलस आ रहा है तो वो इस आसन से अपना आलस को दूर कर सकते हैं। अब देखो सावधानियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सावधानी का मतलब क्या होता है कि जो आसन है ये किन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो निम्नलिखित स्थितियों में ये आसन नहीं करना चाहिए। पहला, पैर संबंधी किसी समस्या की स्थिति में, मान लो पाँव की यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उसे यह आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा, गर्भावस्था की स्थिति में, यदि कोई महिला गर्भावस्था में है स्थिति में तो उन्हें भी आसन नहीं करना चाहिए। तीसरा, बीमारी या ऑपरेशन के तुरंत बाद, यदि व्यक्ति को कोई बीमारी है या उसको कोई ऑपरेशन हुआ है तुरंत ऑपरेशन के बाद भी ये नहीं करना चाहिए। और जो चौथा सावधानी है वो है हमारा, सिर दर्द या निम्न रक्तचाप की स्थिति में भी इसे नहीं करना चाहिए। अब अगला जो आसन है वो है कटी चक्रासन। तो समझते हैं क्या है। आपको मैं सभी आसन बताऊंगा, लेकिन आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप बिल्कुल आसन को समझ सके, ठीक है। और जब आसन समझ जाओगे तो अपने अनुसार जो आपको आसन आसान लगे उस आसन को आप एग्जाम में लिख सकते हो। हमारा दूसरा आसन है कटी चक्रासन, ठीक है। इसको समझते हैं है क्या। तो देखो, कटी चक्रासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला, कटी जिसका अर्थ होता है कमर, और दूसरा चक्र जिसका अर्थ होता है पहिया, ठीक है। कटी यानी कमर, चक्र यानी पहिया। ठीक है, चक्र यानी होता है पहिया। इस आसन को कमर को दाएं तथा बाईं ओर मोड़ना अर्थात घुमाना होता है। ऐसे करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है, इसलिए इसका नाम कटी चक्रासन रखा। अब आप समझो इसका संधि विच्छेद, यानी इसको आप शब्द को तोड़ के देखो। इन 2 शब्दों से बना है, पहला है कटी, दूसरा चक्रासन। कटी का मतलब कमर, चक्रासन का मतलब पहिया, ठीक है। चक्र का मतलब क्या होता है, पहिया। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो चक्र के समान, कटी चक्रासन में व्यक्ति का जो कमर है वो
घूमता है, मतलब आगे पीछे ऐसे कमर व्यक्ति का घूमता है, ठीक है। तो ये होगा मैं कटी चक्रासन। अब इसकी विधि क्या क्या है तो समझो। पहला, पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाए। दूसरा, श्वास अंदर लेते हुए हथेलियां एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथों को सामने जमीन पर रखकर समान जमीन के समांतर करें, ठीक है। यानी जो श्वास अंदर लेते हुए हथेलियां एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथों को अपने सामने जमीन के समानांतर करें। और जो हमारी अगली विधि है वो है अपने हाथों और कंधों की दूरी समान रखें। अब मैं आपको जितने भी आसन है इसको मैं आपको याद करने एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। एक ट्रिक कि आप चित्र को अपने दिमाग में बैठा लो। ये चित्र क्या है, ये चित्र, आप इसको एक बार चित्र को दिमाग में बैठा लो कि भाई आसन इस प्रकार से करते हैं। तो आप बना करके भी लिख सकते हो कि आसन किस प्रकार से करते हैं। पहले खड़े हो जाएंगे, उसके बाद अपने हाथ को एक आगे करेंगे, वो मतलब थोड़ा थोड़ा बना के लिख दोगे पॉइंट में तो आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या आसन की विधियां, आप इसको ध्यान से देखना। चौथा है श्वास छोड़ते हुए कमर दाहिनी और घुमाएं। कमर जो बिल्कुल आप सीधे रहोगे, फिर दाएं बाएं और घुमाते रहोगे, ठीक है। और कंधे से पीछे की ओर देखें और श्वास लेते हुए पुनः सामने की ओर घूम जाए। पांचवा जो हमारा विधि है वो श्वास छोड़ते हुए इस आसन को बाएं और घुमाते हुए दोहराएं। छठा, आसन को कुछ समय तक तथा दिनों, देखो इस आसन को कुछ समय तक दिनों तरफ करें और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। मतलब आपको पहले खड़ा होना है, फिर एक हाथ इस तरफ करना है, फिर आपको अपने कमर को मूव करना है। कमर आपको दाएं और बाएं और करना है और फिर आप अपने क्षमता के अनुसार इसको कर सकते हो। फिर जब ये हो जाए आसन, उसके बाद में आप अपना पुनः स्थिति में आ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी विधि थी। अब हमारा आता है लाभ। इसके लाभ क्या क्या है। पहला लाभ है कब्ज से राहत, यदि व्यक्ति के अंदर कब्ज है तो उससे राहत मिलेगी। दूसरा, मेरुदंड और कमर के लचीलेपन में वृद्धि होती है। तीसरा, हाथ और पैरों की मांसपेशियां के लिए लाभदायक है। चौथा, गर्दन एवं कंधों को आराम देते हुए पेट की मांसपेशियां एवं पीठ को शक्तिशाली बनाता है। पांचवा, ज़्यादा देर बैठकर काम करने वालों के लिए लाभदायक। अब इसकी सावधानियां क्या क्या है। पहला सावधानी वो है कमर या गर्दन ज़्यादा दर्द की स्थिति में यह आसन नहीं करना। यदि व्यक्ति की कमर या गर्दन में दर्द है वो व्यक्ति को आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा इसकी सावधानी क्या है, हमारा दूसरा जो सावधानी वो है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, देखो रीढ़ की हड्डी की समस्या हो तो ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर रीढ़ की हड्डी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस व्यक्ति को ये आसन नहीं। अब तीसरा आसन जो आता है हमारा आता है वो पवन मुक्त आसन, ठीक है। आपको सभी आसन बताऊंगा, बस आपको जो भी आसन आसान लगे आप उसको में लिख लेना। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको मैं बिल्कुल डीप समझा रहा हूँ, एक एक आसन के बारे में एक एक मतलब बता रहा हूँ कि आप आसन का विधि लाभ बिल्कुल आसान से आपको चैप्टर में समझा रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तीसरा जो हमारा देखो आसन है वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन को अंग्रेजी में गैस रिलीज पोज भी कहा जाता है। यह अपने नाम के भांति ही लाभकारी आसन है। पवन मुक्त आसन का अर्थ होता है पवन या हवा को मुक्त, ठीक है। इसकी विधि क्या क्या है। पहला, शरीर के नितंब भाग के सहारे जमीन पे लेट जाएं। देखो आप चित्र भी देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से पवन मुक्त आसन किया जाता है। दूसरा, दोनों हाथों से दोनों घुटनों को मोड़कर छाती पर रखें। अपना जो दोनों घुटनों को छाती के पास रखें। तीसरी जो हमारी विधि है वो है, देखो सांस को छोड़ते समय दोनों घुटनों को हाथों से दबाकर छाती से लगाए तथा सिर को उठाते हुए घुटनों को नासिका से छुए, ठीक है। और जो हमारी चौथा विधि है वो 10 से 30 सेकंड सांस को बाहर रोकते हुए इसी स्थिति में आकर फिर पैरों को सीधा कर यह आसन 2 से 5 बार करें, ठीक। ये हमारी विधि हो गया। अब हम समझते हैं इसके लाभ क्या क्या। आपको बिल्कुल ध्यान से समझते जाना है, बस तो कुछ नहीं। इस चैप्टर में आपको समझना है बीमारी क्या है, उसके उपाय क्या क्या है, उस प्रकार से हम बीमारी से बच सकते हैं। आपको इस चैप्टर में पूरा यही चीज समझना है, आपको ध्यान से समझते जाना। पहला इसके लाभ है, यह आसन पेट की पाचन, अवशोषण तथा निष्कासन क्रियाओं को ठीक करता है। दूसरा इसका लाभ है, इस आसन को करने से कब्ज और गैस के कारण पेट में जमी हुई वायु गैस आसानी से निकल जाती है। तीसरा इसका जो लाभ है वो है, इससे बाल भी मजबूत होते हैं तथा शरीर की चुस्त और तंदुरुस्त बना रहता है। चौथा जो हमारा वो, इस आसन में पेट पर दबाव पड़ने से रक्त का संचार हृदय व फेफड़ों की ओर बढ़ जाता है। इससे हृदय को बल मिलता है और फेफड़ों सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे वायु फूलना
देखो जिससे सांस फूलना, अस्थमा, कफ, दोष के जो कफ या ये जो अस्थमा, ये सांस फूलना की जो भी दोष है वो दूर करने में मदद मिलती है। पांचवा, घुटनों के जोड़ों में लचीलेपन उत्पन्न का लाभ ये है, आपको ध्यान में सावधानी इसकी क्या क्या है। तो पहला, कमर दर्द की स्थिति में को नहीं करना चाहिए। दूसरा, घुटने में दर्द होने पर इस आसन को नहीं करना चाहिए। तीसरा, भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। चौथा, गर्दन में दर्द होने पर नहीं करना। इसकी साथ अब जो हमारा अगला आसन आता है वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन योग करते समय व्यक्ति का जो शरीर का आकार मछली की तरह होने के कारण इसे मत्स्यासन कहते हैं। मत्स्यासन, देखो मत्स्यासन मतलब मछली होता है, ठीक है, मत्स्य मतलब मछली कहते हैं, ठीक है। तो ये जब व्यक्ति आसन करता है तो उसका शरीर मछली के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मत्स्यासन, और इसे अंग्रेजी में फिश पोज भी कहा जाता है। कमर और गले से संबंधित समस्या से परेशान लोगों के लिए यह एक श्रेष्ठ आसन है। इसकी विधि क्या क्या है वो जानते हैं। पहला, सबसे पहले पद्मासन में बैठकर दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें और फिर पीछे की ओर झुककर लेट जाएं। दूसरा विधि, दोनों हाथों को आपस में बांधकर सिर के पीछे रखें अथवा पीठ के हिस्से को ऊपर उठाकर गर्दन मोड़ते हुए सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर टिकाएं। दोनों पैर के अंगूठे को हाथों से इस प्रकार पकड़े कि कोहनियां जमीन से सटी हुई रहे। देखो इस प्रकार से हमारा मत्स्यासन होता है। देखो मछली के समान दिख रहा है ना आपको, तो ये होता है मत्स्यासन। तीसरी हमारी विधि है वो, फिर कोहनियों की सहायता लेते हुए वापस बैठ जाए। चौथा, इस आसन को 1 से 5 मिनट तक अभ्यास करें। पांचवा, इस आसन को स्वर्गासन करने पर ज़्यादा लाभ होता है। छठा जो हमारा विधि है वो है, यह आसन करते समय श्वसन की गति नियमित, हमारी विधि हो गया। अब लाभ समझते इसके लाभ क्या क्या है। तो पहला लाभ है, रीढ़ की हड्डी, घुटने के जोड़ मजबूत होते हैं। दूसरा हमारा लाभ है, हार्मोन्स का उचित मात्रा में स्त्राव होता है। तीसरा लाभ है, फेफड़े मजबूत बनते हैं, ठीक है, फेफड़े जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। चौथा लाभ है, कमर दर्द में आराम मिलता है। पांचवा हमारा लाभ है, घुटनों का दर्द कम होता है। छठा लाभ है, थायराइड, मधुमेह, अग्राशय और पाचन प्रणाली में लाभकारी है। सातवां हमारा लाभ है, पेट के रोगी के लिए उपयोगी है। आठवां हमारा लाभ है, पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी कम करता है। नौवां हमारा लाभ है, श्वास रोग को दूर भगाता है। सावधानी क्या क्या वो समझते हैं। पहला, घुटने में दर्द की स्थिति में नहीं करना चाहिए। दूसरा, हिप डिस्क या रीढ़ की समस्या होने पर इसे नहीं करना चाहिए। तीसरा, उच्च रक्तचाप की स्थिति में इसे नहीं करना चाहिए। चौथा, माइग्रेन और अनिद्रा से पीड़ित होने पर इसे नहीं करना चाहिए। पांचवा, भरे पेट नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप खाना खा लेते हो तो खाना खाने के तुरंत बाद आप इस आसन को नहीं कर सकते, ठीक है। छठा, हर्निया और पौष्टिक अल्सर से पीड़ित होने पर नहीं करना। तो इसकी कुछ सावधानियां होंगी। अब अगला जो आसन हमारा आता है वो होता है हलासन। हलासन क्या है इसे समझते हैं। देखो हलासन दो शब्द हल और आसन से मिलकर बना है, जिसमें हल का अर्थ होता है जमीन को खोदने वाला। जो आप देखते हो जो किसान होते हैं वो जो एक हल का प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं हम हल। कृषि यंत्र को आसन का अर्थ है बैठने की मुद्रा। इस योग को करने के दौरान शरीर की मुद्रा हल की तरह प्रतीत होती है, जिसके कारण इस योग आसन को हिंदी में हलासन और तथा अंग्रेजी में लो पोज कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो व्यक्ति का शरीर वो हल के समान आपको प्रतीत हो रहा होगा, इसलिए इसको हलासन कहते हैं। अब इसकी विधि क्या क्या वो जान लेते हैं। पहला, एक साफ समतल स्थान पर मैट अथवा दरी बिछाकर उस पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को मैट पर रखें, ठीक है, पहला विधि। दूसरा, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को एक सिर में ऊपर उठाएं और कमर के सहारे अपने सिर के पीछे ले जाएं। तीसरा हमारा विधि है, पैरों को तब तक सिर के पीछे ले जाएं जब तक वह जमीन को ना छू ले। और जो हमारा चौथा विधि वो है, अपनी क्षमता के अनुसार इस मुद्रा में रहें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए। पांचवा जो हमारा विधि है वो है, इस आसन को प्रतिदिन कम से कम 5 बार जरूर करें। अब जो इसके लाभ है वो समझते हैं। इसके लाभ क्या क्या है। देखो पहला लाभ है, हलासन याचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। दूसरा हमारा लाभ है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद करता है। तीसरा हमारा लाभ है, मधुमेह के मरीजों के लिए यह अच्छा आसन है क्योंकि ये रक्त में शर्करा
की मात्रा को नियंत्रित करता है। चौथा, रीढ़ की हड्डी और कंधों में लचीलेपन बढ़ाता है और कमर दर्द में आराम मिलता है। ठीक है, इसके ये लाभ हो गए। पांचवा हमारा लाभ है वो है तनाव और थकान से निपटने में भी मदद करता है। छठा हमारा लाभ है यह आसन नपुंसकता, साइनोसाइट्स, एंसोमेरिया और सिर दर्द में भी काफी फायदा पहुंचाता है। सावधानी क्या क्या है? पहला, गर्दन में चोट की स्थिति में हलासन का अभ्यास ना करें। दूसरा, इसकी सावधानियां है उच्च रक्तचाप या अस्थमा की स्थिति में यह आसन ना। अब जो हमारा अगला आसन आता है वो है पश्चिमोत्तासन। देखो पश्चिमोत्तासन, देखो आप, मैं आपको बताता हूँ, आपको हर आसन को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को आप पूरा देखें, तब आपको चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो देखो पश्चिमोत्तासन, तो वह आसन होता है, देखो पश्चिमोत्तासन वह आसन होता है जब हम बैठकर आगे की तरफ झुकते हैं। यह हठ योग की 12 मुद्राओं में 5वीं मुद्रा है। ठीक है, पश्चिमोत्तासन के बहुत से लाभ है क्योंकि यह शरीर के पिछले भाग को पूरी तरह से खींच। देखो ये पश्चिमोत्तासन जो आप करोगे पश्चिमोत्तासन, तो आपका जो शरीर का पिछला जो भाग है इसको पूरी तरह से जो ये आसन करने पे आपका भाग जो खींचेगा आगे की तरफ। इसकी विधि क्या क्या वो समझते हैं। पहला है पश्चिमोत्तासन बैठकर शुरू किया जाता है। दूसरा इसकी विधि है वो है अपने पैरों को सीधा जोड़कर अपने सामने खींचते हुए रखें, दोनों पैरों का रुख छत की तरफ हो। ठीक है, तीसरा इसकी विधि है ध्यान दें कि बैठते समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। कई लोगों को इस बिंदु पर यह फायदा होता है कि नीचे से मांस को खत्म कर देता है जिससे कि आपकी रीढ़ में घुमाव आए। ठीक है, ये इसकी विधि है। चौथा, श्वास अंदर लेते हुए, देखो श्वास अंदर लेते समय अपनी बाहों को सिर में ऊपर की ओर खींचे, हाथों की दिशा के अनुरूप ही अपनी पूरी रीढ़ को खींचे। आगे जो हमारा इसका लाभ है, हमने इसकी विधि देख लिया, इसके लाभ देखते हैं। पहला लाभ है यह पैरों को मजबूत बनाता है। दूसरा, रीढ़ में खिंचाव पैदा करता है। तीसरा इसका लाभ है मस्तिष्क को शांत रखता है। चौथा, तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। पांचवा, अंदरूनी अंगों की मालिश करता है। ठीक है, इसकी सावधानी क्या क्या है। पहला, पेट में अल्सर को शिकायत होने पर या भोजन के बारी से नहीं करना चाहिए इस आसन को। दूसरा सावधानी, वह आंतों में सूजन होने पर इस आसन को नहीं करना चाहिए। तीसरा, कमर में तकलीफ हो तो ये आसन नहीं करना चाहिए। अब अगला जो हमारा आसन आता है वो होता है अर्ध मतेंद्रासन। इसको समझते हैं ये क्या है। देखो संस्कृत में अर्ध शब्द का मतलब होता है आधा। ठीक है, इस मुद्रा में हम अपनी रीढ़ को आधा मोड़ते हैं क्योंकि पूरी तरह मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस आसन का यह नाम योग के जन्म दाता मत्स्यांद्रेग, देखो इसके जो योग का जो नाम था, नाम देखो यह इस आसन का यह नाम योग के जन्मदाता मत्स्यांद्रगात के नाम पर पड़ा है। ठीक, तो देखो इस आसन में अपना जो रीढ़ का हड्डी होता है उसको हम आधा मोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया अर्ध मतेंद्रास। विधि क्या क्या वो समझते। पहला, पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं, दोनों पैरों को साथ में रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। दूसरा, बाएं पैर को मोड़े और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। तीसरा, दाहिने पैर को बाएं घुटने के सामने रखें। चौथा जो हमारी विधि है वो है बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। पांचवा हमारी विधि है कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ते हुए दाहिनी कंधे के ऊपर से देखें। ठीक है, छठा हमारा जो विधि है रीढ़ की हड्डी सीधा रहे। सातवां, इसी अवस्था को बनाए रखे, लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहे। आठवां, सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़े, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को आराम से सीधे उठाएं। देखो अंत में जो गर्दन है, देखो अंत में गर्दन को आराम से सीधे बैठ जाए। ठीक, आराम से फिर सीधे। नौवां हमारा जो विधि है फिर दूसरी तरफ से भी यह प्रक्रिया पुनः। अब जो हमारा इसके लाभ है, लाभ क्या क्या। पहला, यह मुद्रा पूरी रीढ़ की मालिश
कर उसे लचीला बना, ये जो है पूरा जो मुद्रा है वो पूरी रीढ़ की मालिश करके उसे लचीला बनाता है। दूसरा, इस मुद्रा में प्रत्येक रीढ़ का जोड़ घूमता है, इससे रीढ़ की हड्डी ज्यादा लचीली बनती है, मुख्यतः कमर का क्षेत्र। जो कमर है व्यक्ति का वो बहुत ही ज्यादा लचीला बन जाएगा इस करने का। तीसरा लाभ है इसका, हैमस्ट्रिंग पिंडली और कूलों में जरूरी खिंचाव पैदा करता है। चौथा, शरीर में अनावश्यक चर्बी समाप्त होती है तथा शरीर सुंदर व सुडौल बनता है। पांचवा इसका लाभ है, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, ऑस्टियोपोरोसिस और साइंटिटिस के ये लाभकारी है। ठीक है, सावधानी क्या क्या वो समझते हैं। आप जब तक आसानी से इस अवस्था में रह सके तब तक रहें। यदि आप किसी तकलीफ या दर्द का अनुभव करें तो धीरे धीरे शुरुआती मुद्रा में वापस आ जाए। आप अपने क्षमता के अनुसार इस आसन को करें। अब जो हमारा अगला आसन आता है वो है 8वां आसन, जो कि धनुरासन। हमारा 8वां आसन है धनुरासन। तो देखो, यह आसन करने के दौरान शरीर की मुद्रा धनुष के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। आप देखो, जो व्यक्ति ये आसन कर रहा है तो शरीर की मुद्रा वो धनुष के समान दिखाई दे रही है, इसलिए इसका नाम धनुरासन रखा गया है। अब इसकी विधि क्या क्या है वो समझते हैं। पहला, पेट के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़ते हुए कमर के पास ले आए तथा अपने हाथ से दोनों टखनों को पकड़ें। दूसरा, अब अपने सिर, छाती और जांघ को ऊपर की ओर उठाए ताकि शरीर के भार को पेट के निचले हिस्से पर आ जाए। तीसरा, इसका जो विधि है वो फिर पैरों को पकड़कर शरीर को आगे की ओर खींचने की कोशिश करें। छठा जो हमारा विधि है वो है अपनी क्षमता अनुसार लगभग 5 से 20 सेकंड तक इस आसन को करें। पांचवा जो हमारा विधि है वो है फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ें और छाती पैर को जमीन पर रख आराम करें। अब समझते हैं इसके लाभ क्या कहते हैं। इसके लाभ, पहला लाभ, यह आसन पीठ, रीढ़ की हड्डी और पेट के स्नायु को बल प्रदान करता है। दूसरा, जननांग संतुलित रखने में सहायक होता है। तीसरा, छाती, गर्दन और कंधों की जकड़न को दूर करता है। चौथा जो हमारा इसका लाभ है, ये हाथ और पेट के स्नायु को पुष्टि प्रदान करता है। पांचवा, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। छठा, तनाव और थकान कम करता है। सातवां, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को कम करता है। आठवां, गुर्दे की कार्यशीलता को बेहतर करता है। अब समझते हैं कि सावधानियां क्या क्या, मतलब क्या क्या अब समझते हैं कि इसकी सावधानी क्या क्या, मतलब किन व्यक्ति को ये जो आसन है वो नहीं करना चाहिए। पहला, उच्च या निम्न रक्तदाब, हर्निया, कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, गर्दन में चोट, हाल ही में पेट के ऑपरेशन की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी हो गई इसकी जो सावधानी थी वो। अब अगला जो आसन आता है हमारा वो है उष्ट्रासन। देखो, मैंने आपको बिल्कुल आसन समझा दिया, तो मैंने आपको लाभ भी बता दिया और सावधानी। अब जो हमारा अगला आसन आता है वो है उष्ट्रासन। देखो, उष्ट संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंट। तो उष्ट जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ऊंट। उष्ट्रासन को अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहा जाता है। देखो, इसमें जो व्यक्ति आसन करता है उष्ट्रासन, तो उसका जो शरीर वो ऊंट के समान दिखाई देता है, इसको नाम उष्ट्रासन। अब इसकी विधि क्या क्या वो समझते हैं। तो पहला है, एक साफ समतल स्थान पर घुटने के सहारे बैठ जाएं और दोनों हाथों को कूल्हों पर रखें। दूसरा, घुटने कंधों के समानांतर हो तथा पैरों के तलवे आकाश की तरफ हो। तीसरा, सांस लेते हुए मेरुदंड को पुरोनितम की ओर खींचे जैसे कि नाभि से खींचा जा रहा हो। चौथा, गर्दन पर बिना दबाव डाले तटस्थ बैठे रहें तथा इसी स्थिति में कुछ देर सांस लेते रहें। पांचवा जो है हमारा वो है, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं और हाथों को वापस अपनी कमर पर लाएं सीधे। ठीक है, वापस देखो, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं और हाथों को वापस अपनी कमर पर लाकर सीधे हो जाएं। अब जो हमारा लाभ है वो क्या क्या है। लाभ, पहला लाभ है, यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा, छाती को चौड़ा और मजबूत बनाता है। तीसरा लाभ हमारा है,
पीठ और कंधों को मजबूती देता है तथा पीठ के निचले हिस्से में दर्द से छुटकारा दिलाता है। चौथा हमारा लाभ है रीढ़ की हड्डी में लचीलेपन एवं मुद्रा में सुधार भी लाता है। ठीक है। पांचवा हमारा लाभ है मासिक धर्म की परेशानी से राहत देता है। सावधानी क्या क्या है? पहला सावधानी हमारा उच्च रक्तचाप और हृदय रोग की स्थिति, देखो उच्च रक्तचाप और हृदय रोग की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। दूसरी की सावधानियां है हर्निया तथा अधिक कमर दर्द की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। तीसरी इसकी सावधानियां है साइटिका एवं डिप डिस्क की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। अब हमारा अगला प्राणायाम आता है। ठीक है, आसन हमने समझ लिया, हम समझते हैं प्राणायाम क्या होता है। तो सूर्य भजन प्राणायाम, ठीक है, इसको समझते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम को अंग्रेजी में राइट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग्स के नाम से जाना जाता है। इस प्राणायाम का सीधा संबंध सूर्य नाड़ी से होता है। इसमें पूरक क्रिया दाई नासिका द्वारा की जाती है और दाई नासिका सूर्य की नाड़ी से जुड़ी मानी गई है। इसी कारण इसे सूर्य भेदन प्राणायाम, तो इस कारण से इसे सूर्य भेदन प्राणायाम भी कहा जाता है। तो ये होता है हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम। इसको इस प्रकार से करते हैं। अब इसकी विधि क्या क्या है वो समझते हैं। देखो, पहला है सबसे पहले सुखासन की स्थिति में बैठे, बैठकर गर्दन, मेरुदंड और कमर को सीधा। दूसरा विधि है आपका, फिर अपने बाएं हाथ को अपने घुटनों पर रखें और आंखें बंद कर लें। तीसरी हमारी विधि है वो है इसके बाद दाएं हाथ की कोहनी से मोड़कर नाक के दाएं और अंगूठा रखें, अनामिका के कनिष्ठा उंगली को नाक के बाईं ओर रखें और तर्जनी व मध्यम अंगुली को ललाट पर रखें। चौथा जो हमारा विधि है वो है अब नाक के बाएं छिद्र को अनामिका व कनिष्ठ उंगली से बंद करके नाक के दाएं छिद्र से गहरी सांस लें और जितना हो सके श्वास को अंदर रोककर रखें। पांचवा जो हमारा विधि है वो है सांस छोड़ने से पहले अब दोनों बंधों को खोलें और नाक के दाएं छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से सांस को तेजी से बाहर निकालें। छठा जो हमारा विधि है वो इस क्रिया को कम से कम 4 से 5 बार दोहराएं। अब इसके लाभ क्या क्या है वो समझते हैं। तो लाभ क्या क्या है? पहला, सूर्य भजन प्राणायाम के नियमित अभ्यास से सकारात्मक विचारों में वृद्धि होती है। दूसरा, तनाव कम करने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए सूर्य भजन प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। तीसरा, नज़ला, खांसी, दम्मा, ठीक है, नज़ला, खांसी, दम्मा, साइंस, लंग्स, हृदय और पाइल्स के लिए भी सूर्य भजन प्राणायाम लाभदायक होता है। अब जो हमारा चौथा लाभ है वो क्या है? इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से कफ के रोगों में लाभ मिलता है और शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है। पांचवा, यह प्राणायाम आंतों को साफ करता है। अब इसकी सावधानी क्या क्या है वो समझते हैं। पहला, पेट भरा होने पर यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, पूरक करते समय पेट और सीने को ज़्यादा ना फुलाएं। तीसरी इसकी सावधानियां है श्वास पर नियंत्रण रखकर ही पूरक क्रिया करें। तो ये जो हमारा पहला जीवन शैली संबंधी जो बीमारी था मोटापा, उसको हमने समझा और उस मोटापे से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, जो जितने भी आसन थे वो हमने समझा। अब जो हमारा दूसरा जीवन शैली संबंधी बीमारी आता है वो आता है मधुमेह। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं पहले 4 जीवन शैली से संबंधी आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बीमारी हो, ठीक है, मान लो मोटापा क्या है उसके बारे में बताओ, मधुमेह के बारे में बताओ, किसी के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं आपको वीडियो में पूरा भी मधुमेह है, जो भी आपका जीवन शैली संबंधी 4 बीमारी है उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरे एंड तक देखें। ठीक है, देखो पहले समझते हैं मधुमेह क्या है। तो मधुमेह अर्थात डायबिटीज मेलिटस पोषक, देखो मधुमेह जो है ये होता है हमारा डायबिटीज। मधुमेह अर्थात डायबिटीज मेलिटस पोषक तत्वों का विकार है जिसके लक्षण है रक्त में ग्लूकोज का असामान्य रूप से बढ़ना और मूत्र द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज का उत्सर्जन। ठीक है, मधुमेह आपने भी सुना होगा अपने आसपास, अपने सुना होगा कि भाई किसी को डायबिटीज हो गया, कोई मधुमेह होता है। ठीक है, क्या है?
मधुमेह क्या है, आप इसको एग्जाम में किस प्रकार से लिखोगे वो समझो। तो आप लिखोगे कि मधुमेह अर्थात डायबिटीज मेलेटस पोषक तत्वों का विकार है, जिसके लक्षण लक्षण क्या है इसके, रक्त में ग्लूकोज का असामान्य रूप से बढ़ा, रक्त जो है व्यक्ति का उसमें ग्लूकोज बढ़ जाएगा और मूत्र के द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज का जो है उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मधुमेह। अब समझो कि मधुमेह के लक्षण क्या है। पहला, हर समय भूख और प्यास लगती है। मान लो जिस व्यक्ति को ये मधुमेह रोग हो रखा है, तो देखना आप उसको, आप ध्यान देना, उसको हर समय भूख लगेगी और हर समय प्यास लगेगी। दूसरा, जल्दी थकान का अनुभव होगा, यदि वो थोड़ा बहुत भी काम करता है व्यक्ति तो उसको वो तुरंत थक जाता है। शारीरिक भार नहीं बढ़ता, व्यक्ति का जो शारीरिक भार है वो बढ़ता नहीं है। चौथा, कब्ज की शिकायत रहती है। और पांचवा जो उसके लक्षण है वो है घाव जल्दी नहीं भरती। यदि व्यक्ति को मान लो कोई चोट लगी हो, किसी भी प्रकार का उसको घाव हो, तो उसके घाव बहुत ही देर में भरते, जल्दी उसके घाव नहीं भरते हैं। ठीक है, अब समझते हैं मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए योग। हमने अभी पढ़ा मोटापा के बारे में, मोटापा को किस प्रकार से योग है, ठीक है, वो हमने पढ़ा। अब वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, मैं आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को एक भी मिनट स्किप ना करना, अब पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ जाए। तो देखो, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए योग। देखो मैंने आपको देखो तो पहले योग जो समझ, कटी चक्रासन है, आसन है, गंगासन है, सलवासन है, धनुरासन है, सुप्त वज्रासन है, पश्चिमोत्तासन, अर्धमंत्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन और कपालभाति। लेकिन देखो कुछ आसन जो मैंने आपको पहले बता दी, वो आपको दोबारा नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोबारा अगर मैं आपको वही आसन दोबारा बताऊंगा तो वीडियो जो बहुत ही लंबा बन जाएगा और उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आसन बिल्कुल सेम होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको कटी चक्र देखो, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो जो मैंने ब्लू जो ये येलो कलर से जो मैं हाईलाइट कर रखा है वो आसन को मैंने आपको बता दिया। देखो मैंने कटी चक्रासन आपको बता दिया, पवनमुक्तासन बता दिया, धनुरासन बता दिया, पश्चिमोत्तासन बता दिया, अर्धमंत्रासन बता दिया, उष्ट्रासन बता दिया। तो इसको मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं आपको दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, जिससे कोई फायदा होता नहीं। ठीक, तो आप दो आसन बच गए। ठीक है, तो मैं आपको बता, तो आपको देखो मधुमेह आ गया तो आपको देखो ये नहीं कि पूरा आसन रट आसन याद कर लो, बस वही काफ़ी आपके लिए। ठीक है, आपको पूरा आसन बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप मान लो बहुत सारे बच्चों को ये आसन आसान लगता है, तो ये आसान लगता है, तो मतलब सभी आसन बता रहा हूँ, तो आप अपने अनुसार देख सकते हो कि आपको कौन सा आसन आसान लगता है, तो आप अपने अनुसार उस आसन को याद कर सकते हो। चलिए देखते हैं, तो हमारा पहला आसन है मधुमेह से बचाव के लिए, वो है भुजंगासन। यह आसन करते समय शरीर का आकार फन उठाए हुए सर्व के समान होने के कारण इसे भुजंगासन कहा जाता है। ठीक, ये जो आसन जब व्यक्ति करता है, तो जो व्यक्ति का शरीर जो है ना, ये जो व्यक्ति का शरीर है वो देखो, यह आसन करते समय शरीर का आकार फन, देखो ये जब व्यक्ति आसन करेगा तो यह आसन करते समय शरीर का आकार फन उठाए हुए सर्व के समान होने के कारण इसे भुजंगासन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। पीठ के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह सबसे लाभकारी आसन है। इसकी विधि क्या क्या है वो समझते हैं। इसकी जो विधि है वो क्या क्या, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दे। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कंधों के नीचे रखे। तीसरा, इसकी विधि है अंगुलियों बाहर की ओर तथा आपस में मिली हुई हो। चौथा, ये जो विधि है, श्वास भरते हुए छाती के भाग को धीरे धीरे उठाए और सिर तथा गर्दन को ऊपर की ओर खिंचाव दे। पांचवा जो इसकी विधि है वो है श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। छठा जो इसकी विधि है वो है अधिक देर तक रुकने पर श्वास सामान्य कर सकते हैं। सातवां इसकी विधि है यह आसन 30 सेकंड से 3 मिनट तक कर सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या वो समझते हैं। पहला लाभ है इसका, शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है, ठीक करता है। ठीक है, शरीर में रक्त संचार ठीक करता है जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। दूसरा इसका लाभ है गर्दन व कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। तीसरा लाभ है फेफड़ों की शक्ति का विकास होता है जिससे ऑक्सीजन की उचित मात्रा में पूर्ति होती है। जो पांचवा इसका लाभ, चौथा जो इसका लाभ है मांसपेशियां व हड्डियों को लचीला बनाता है। इसकी सावधानी क्या क्या वो समझते हैं। पहला सावधानी है उन व्यक्तियों को जिन्हें हर्निया, पीठ की चोटें, सिर दर्द तथा हाल ही में उदरीय सर्जरी हुई हो, उन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका जो सावधानी है गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। अब जो हमारा अगला आसन आता है वो होता है शलवासन। वो क्या है, तो देखो शलवासन क्या है। देखो शलवासन योग करते समय शरीर का आकार, देखो शलवासन योग करते समय शरीर का आकार तल है
शलभासन क्या है उसको मैं आपको आसान भाषा में शलभासन योग करते समय शरीर का आकार शलय कीट की तरह होने के कारण इसे शलभासन लोटस पोज भी कहते हैं। कमर और पीठ के स्नायु मजबूत करने के लिए श्रेष्ठ आसन की विधि क्या क्या है वो समझो। पहला, पेट के बल लेटें तथा अपने दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखें। ये देखो, ये शलभासन का तो आपके सामने आसन किया जाता है। दूसरा जो इसकी विधि है वो है ठोड़ी को जमीन पर टिकाकर रखें। ठोड़ी को जमीन, अब दोनों पैरों को बिना मोड़े धीरे धीरे उठाएं। आपने पहला देखा विधि, दूसरा आपने देख लिया ठोड़ी को जमीन पर टिका कर रखे। तीसरा विधि इसका था अब दोनों पैरों को बिना मोड़े धीरे धीरे उठाएं। चौथा जो इसका विधि है अनुसार कुछ इसी स्थिति। पांचवा इसकी जो विधि है वो है धीरे धीरे पैरों देखो, जमीन फूल लेटते समय श्वास लेना है और पैरों को उठाते समय श्वास रोककर रखना है। पैरों को नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। इसके लाभ क्या क्या है? पहला लाभ है यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत प्रदान करता है। ठीक है, यह आसन जो रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा इसका लाभ है साइटिका से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह आसन विशेष रूप से लाभकारी है। तीसरा इसका लाभ है कमर और पैरों को मजबूत, तो कमर और पैरों को मजबूती। अब जो अगला हमारा आसन आता है वो आता है सुप्त वज्रासन। ये देखो, सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। इस आसन को करने के दौरान व्यक्ति को वज्रासन की मुद्रा में बैठे हुए पीछे की ओर लेट कर योगाभ्यास करना होता है, जिसके कारण इस आसन को सुप्त वज्रासन कहा जाता है। ठीक है, ये देखो सुप्त वज्रासन का जो चित्र है आपके सामने, ये होता है सुप्त वज्रासन। इसकी विधि क्या क्या वो समझते हैं। पहला विधि है एक साफ समतल स्थान पर वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। दूसरा, फिर अपनी कोहनियों की सहारे धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ ले जाए और अपनी कोहनियों को भी जमीन पर टिका दे और हाथों को सीधा फैलाकर सिर के पीछे से हाथों को सीधा फैलाकर सिर के पीछे ले कर जाए। ठीक है, सिर के पीछे लेकर जाए। देखो, दूसरा विधि क्या था कि फिर अपनी कोहनियों के सहारे धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ लेकर जाए और अपनी कोहनियों को भी जमीन पर टिका दे और हाथों को सीधा रखकर सिर के पीछे लेकर। तीसरा इसका विधि है वो है अब आराम की स्थिति में आते हुए अपने हाथों को कंधों के नीचे ले आए और गहरी लंबी सांस। चौथा इसका विधि है इस अवस्था में कम से कम 30 से 40 सेकंड तक रहें और उसके बाद फिर से पुरानी अवस्था में आने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और कोहनियों के बल अपने शरीर को ऊपर उठाएं और फिर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। इसके लाभ क्या क्या वो समझते हैं। पहला लाभ है इस आसन के अभ्यास से कब्ज की समस्या में आराम मिलता है। दूसरा, यह आसन पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तीसरा इसका लाभ है यह आसन रक्त संचार को बेहतर बनाता है। चौथा इसका लाभ है यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूती देता है। पांचवा इसका लाभ है यह आसन घुटनों और जांघ की मांसपेशियां मजबूती प्रदान करता है। छठा इसका लाभ है यह आसन अस्थमा के निवारण में सहायक है। सावधानी क्या क्या है, पेट, कूल्हों, घुटनों या कमर के दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब जो हमारा अगला आसन आता है वो होता है मंडूकासन। मंडूकासन एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, मंडूकासन एक संस्कृत शब्द है जिसमें दो शब्द मंडूक अर्थात मेंढक और आसन जिसका अर्थ होता है मुद्रा। मंडूकासन को अंग्रेजी में फ्रॉग पोज भी कहा जाता है। तो इसमें जो जब व्यक्ति ये आसन करता है तो मेंढक के समान दिखाई देता है, इसलिए मंडूकासन नाम दिया गया। इसकी विधि क्या क्या वो समझते हैं। तो सबसे पहला है एक साफ समतल जगह पर वज्रासन की मुद्रा में बैठकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधकर अपनी नाभि के पास इस प्रकार ले जाना है कि दोनों हाथों की मुट्ठी खड़ी हो और उंगलियां पेट को तरफ हो। ठीक, उंगलियां जो पेट की तरफ। दूसरा इसका विधि है फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर इस प्रकार से झुके कि जांघें छाती से टिकी हो तब तक आगे झुके जब तक कि नाभि पर दबाव ना बनने लगे। इस दौरान गर्दन मेंढक की तरह उठाकर रखनी है। ठीक है, तीसरी जो आपकी विधि है वो है फिर सांस धीरे धीरे लेनी और छोड़नी है और इस स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखना है।
अब जो इसके लाभ है वो समझते हैं। लाभ क्या क्या है? पहला, इस आसन को करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है और शक्ति भी बेहतर बनती है, ठीक है। दूसरा, मंडूकासन शरीर की जो नसें अपनी जगह से हट गई है उन्हें अपनी जगह लाने में मदद करता है। तीसरा, मंडूकासन डायबिटीज को नियंत्रित करने और हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा आसन है। चौथा इसका जो लाभ है वो है, मंडूकासन किडनी व लीवर की कार्यक्षमता को बेहतर करता है। पांचवा इसका लाभ है, यह आसन पेट और नितंबों की चर्बी कम करता है तथा शारीरिक भार भी नियंत्रित करता है। छठा इसका लाभ है, यह आसन कमर, नितंब और घुटनों को मजबूत बनाता है। सातवां इसका लाभ है, तनाव व चिंता से राहत दिलाता है। सावधानी का क्या है? पहला, पेट की तकलीफ या ऑपरेशन हुआ हो तो इस आसन को ना करें। दूसरा, पीठ में दर्द की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। अब जो हमारा अगला आसन आता है वो आता है गौमुख। गौमुख आसन वह आसन है जिसमें हमारे पैरों की मुद्रा गाय के मुख के समान लगती है। गौ का अर्थ होता है रोशनी, तो गौ का अर्थ रोशनी से भी है, इसलिए इसे गोमुख का अर्थ इसलिए गोमुख का अर्थ अंदरूनी रोशनी या मस्तिष्क की रोशनी भी है। गोमुख आसन में गोमुख आसन में शरीर में कई अंगों में एक साथ खिंचाव पैदा होता है, जैसे कि घुटना, जांघ, कूल्हा, छाती, गर्दन, बाहें तथा पैर, ठीक है। ये होता है गोमुख आसन का चित्र। इस प्रकार से गोमुख आसन किया जाता है। अब इसकी विधि क्या क्या वो समझते हैं। पहला, सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दूसरा, अब बाएं पैर की एड़ी को दाहिने नितंब के पास रखें। तीसरा, इसका जो विधि है वो है, दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रखें कि दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के ऊपर रहे तथा एड़ी और पंजों का भाग नितंब को स्पर्श करें। आपको बिल्कुल डीप बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। इसको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। यदि आप वीडियो को देख लेते हो तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगला जो इसका विधि है वो है, अब बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। अगला जो हमारा इसका विधि है पांचवा, दाहिने हाथ को दाहिने कंधे पर सीधा उठा लें और पीछे की ओर घुमाते हुए कोहनी मुख से मोड़कर हाथों को परस्पर बांध लें। अब दोनों हाथों को धीरे से अपनी दिशा में खींचें। छठा जो हमारी विधि है वो है, अपने मुड़े हुए दाहिने हाथ को ऊपर की ओर अपने क्षमता अनुसार तान कर रखें। सातवां जो हमारी विधि है, शरीर को सीधा रखें। आठवां जो हमारी विधि है, श्वास नियंत्रित रखें और इस अवस्था में ये यथाशक्ति रोकने का प्रयास रखें। श्वास नियंत्रित रखें और इस अवस्था में यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। नौवां जो हमारा विधि है वो, इस आसन को हाथ और पैर को बदलकर 5 बार इस आसन को हाथ और पैर को बदलकर 5 बार करें। यह अंत में धीरे धीरे श्वास छोड़कर क्रमशः पुनः सुख आसन की स्थिति में बैठ जाएं। उसके लाभ क्या क्या वो समझते हैं। पहला लाभ है, यह आसन करने से शरीर सुडौल, लचीला और आकर्षक बनता है। दूसरा, वजन कम करने के लिए यह आसन उपयोगी। तीसरा, गोमुख आसन गोमुख आसन जो है मधुमेह रोग में अत्यंत लाभकारी है। चौथा इसका लाभ है, निम्न रोगों में भी यह आसन लाभकारी, जैसे गठिया, साइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मंदगिरी, पीठ दर्द, लैंगिक विकार, प्रदर रोग तथा बवासीर। अब जो हमारा सावधानियां क्या क्या वो समझते हैं। पहला, कंधे, पीठ, गर्दन, नितंब व घुटनों के दर्द होने पर आसन ना करें। दूसरा, आसन करते समय तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। तीसरा, शुरुआत में पीठ के पीछे दोनों हाथों को आपस में ना पकड़ पाने पर जबरदस्ती ना करें। चौथा जो हमारा सावधानियां वो है, गोमुख आसन के समय को अभ्यास के साथ धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अब जो हमारा योग मुद्रा है, ठीक। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है योग मुद्रा। देखो, योग मुद्रा शारीरिक गतिविधियों का एक समूह है जो मस्तिष्क के विशेष भागों में ऊर्जा का प्रवाह करने का काम करता है। हमारे शरीर में मजबूती किसी तत्व के असंतुलित होने के कारण विभिन्न बीमारियों लग जाती है, ठीक है। देखो, हमारे शरीर में मौजूद किसी तत्व के असंतुलित होने के कारण विभिन्न बीमारियां लग जाती है। ऐसी स्थिति में योग मुद्रा के 5 तत्वों को संतुलित करने में सहायक होता है। अब इसकी विधि क्या क्या वो समझते हैं। योग मुद्रा आसन करने के लिए सबसे पहले पद्मासन की मुद्रा में बैठते हैं और फिर दोनों बाहों को मोड़कर
हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लेते हैं। दूसरा, फिर अपनी कमर, तो दूसरा जिसका विधि है वो है, फिर अपनी कमर, रीढ़, पीठ एवं गर्दन को सीधा रखते हुए लंबी सांस लेते हुए पेट को पिचकाकर सामने की ओर झुकाते हैं ताकि सिर भूमि को छुए। ठीक है। तीसरा जो इसका विधि है वो है, सांस को रोकते या धीरे धीरे लेते हुए इस मुद्रा में क्षमतानुसार देर तक रहने का प्रयास करना चाहिए और फिर सांस छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ठीक, ये है हमारा योग मुद्रा का चित्र। ये इस प्रकार से योग मुद्रा किया जाता है। अब समझते हैं इसके लाभ क्या क्या है। देखो, पहला लाभ है, योग मुद्रा को करने से ध्यान लगाने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, योग मुद्रा का अभ्यास करने से बदहजमी खत्म होती है। तीसरा लाभ हमारा है, शरीर की पेशियां, नाड़ियां, स्नायु आदि मजबूत, लचीले एवं स्वस्थ होते हैं। चौथा इसका लाभ है, योग मुद्रा को करने से त्वचा की चमक में वृद्धि तथा बालों की बीमारियां खत्म हो जाती है। इसकी सावधानी क्या क्या है वो समझते हैं। तो पहला, हर्निया, उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था तथा साइटिका से पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा, योग मुद्रा को शुरुआत में किसी निपुण योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। अब जो हमारा अगला आता है वो है कपालभाति। कपालभाति क्या आएगा, एक ऐसा योगासन है जो शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है। यह एक बहुत ही आसान परिणाम है जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है। कपाल का संबंध हमारे मस्तक से होता है और भांति का संबंध कांति से होता है। यदि योग को नियमित रूप से किया जाए तो मस्तक पर आभा आती है। ठीक है। इस प्रकार से कपालभाति जो योग है वो किया जाता है। ठीक है। ऐसे देखा, इस प्रकार से कपालभाति किया जाता है। विधि क्या क्या वो समझते हैं। तो विधि इसका पहला है, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। आसन में बैठना ज्यादा लाभकारी होता है। दूसरा इसका विधि है, देखो पहला विधि क्या था, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और आसन ध्यान, देखो पहला विधि क्या था, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, आसन में बैठना ज्यादा लाभकारी होता है। दूसरा इसका विधि, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने हाथों को घुटने पर रख लिए जाए। ठीक है, रख लीजिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी हाथों को घुटने पर रख लीजिए। तीसरा इसकी विधि, अब अपनी आंखों को बंद करके पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। चौथा जो इसका विधि है, गहरी सांस लें, इस समय आपका पेट बाहर होना चाहिए। पांचवा जो इसका विधि है वो है, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़े, सांस बाहर छोड़ने के साथ ही पेट अंदर की तरफ खींचे। छठा जो इसका विधि है वो है, इसके एक क्रम में सांस को 20 बार लें और बाहर छोड़े। और सातवां जो इसका विधि है, कपालभाति पूरा होने के बाद 1 मिनट तक शांति की अवस्था में बैठे रहें। अब जो हमारा इसका लाभ है वो क्या क्या समझते हैं। पहला लाभ है, कपालभाति योग के द्वारा वजन कम करने में मदद मिलती है। यह है आपके पेट की चर्बी को भी कम करता है। दूसरा, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। तीसरा, डायबिटीज के मरीजों तीसरा जो हमारा लाभ है वो है, डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है। चौथा इसका लाभ है, अस्थमा के रोग को जड़ से समाप्त करने में सहायक होता है। पांचवा, कपालभाति शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है। छठा, कपालभाति योग करने से कब्ज को शिकायत दूर हो जाती है। ठीक है। सातवां इसका लाभ है, कपालभाति योग रक्त के संचार को सही करता है जिससे चेहरे की आभा बढ़ती है। सावधानी क्या क्या है वो समझते हैं। देखो पहला जो सावधानी है वो क्या क्या देखो समझते हैं। पहला, बंद कमरे में गर्म वातावरण में धुएं वाली जगह पर कपालभाति करने पर इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। दूसरा जो इसका हमारा सावधानी है, पेट का ऑपरेशन के कुछ समय बाद तक यह आसन नहीं करना चाहिए। तीसरा सावधानी है, हृदय संबंधी रोग की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। चौथा इसका सावधानी है, रीढ़ की हड्डी की समस्या होने पर यह आसन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। की समस्या उस व्यक्ति को आसन नहीं करना चाहिए। चौथा जो हो गया हमारा, चौथा ही हमारा सावधानी था। पांचवा सावधानी है, मासिक धर्म के दौरान यह आसन नहीं करना चाहिए। अब जो हमारा अगला बीमारी आता हुआ था अस्थमा। अस्थमा क्या है समझते हैं। देखो, अस्थमा फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है जिसमें वायु नलियां अवरुद्ध या संकरी हो जाने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाइयां होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा अस्थमा। अब अस्थमा को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी जो अस्थमा को नियंत्रित करने के जो योग है वो समझते हैं। आपको देखो वीडियो को बिल्कुल एक एक चीज डीप बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल गहराई से समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाए। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको पूरा चैप्टर तो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो अस्थमा को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से, देखो वो अस्थमा को नियंत्रित करने वाले योग क्या क्या है वो देखते हैं।
वो देखो, ठीक है, अस्थमा को नियंत्रित करने वाला योग है ताड़ासन, अर्ध बलोतासन, उत्तम मंडूकासन, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, बगरासन, कपालभाति, गोमुखासन, मत्स्यासन, अनुलोम विलोम। तो जो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है वो मैंने आपको पहले बता रखा है आसन, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको जो मैंने पहले बता रखा है उसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको बताने के बाद वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पहला हमारा आसन है ऊर्ध्व बलोहासन, ठीक है। देखो, ऊर्ध्व बलोहासन ऊर्ध्व बलोहासन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर, हस्त का अर्थ है हाथ और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस आसन को अंग्रेजी में सूर्य सलाम भी कहा जाता है। देखो, इस प्रकार से ये जो आसन है ये किया जाता है। इसकी विधि क्या क्या वो समझते हैं। तो पहला, साफ समतल, देखो साफ समतल सतह पर, देखो साफ समतल सतह पर इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाएं, जो हो जाएं कि दोनों पैरों के बीच की दूरी ना रखें और रीढ़ की हड्डी व गर्दन बिल्कुल सीधी हो। दूसरा जो इसका विधि है वह फिर दोनों हाथों को सीधे रखते हुए जोड़कर एक साथ आगे से ऊपर की ओर इस प्रकार ले जाए कि दोनों हाथ पीठ गर्दन एक सीध में हो। तीसरी जो इसकी विधि है, फिर गर्दन को सीधा रखते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाएं और हाथों की तरफ रखें। फिर गर्दन को सीधा रखते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाएं और हाथों की तरफ। चौथा जो इसका विधि है, कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहें और फिर धीरे धीरे पहले जैसी मुद्रा में आ जाएं। लाभ है वो समझते हैं। लाभ क्या क्या है। पहला, इस आसन के अभ्यास से कमर पतली और छाती चौड़ी हो जाती है। दूसरा, इस आसन को करने से कमर तथा नितंबों में अनावश्यक मांस कम हो जाता है। तीसरा, इस आसन के अभ्यास से शरीर की लंबाई बढ़ती है। चौथा, कब्ज की समस्या और पसलियों के दर्द को अति शीघ्र दूर करता है। सावधानी क्या क्या है, पढ़ते हैं कि सावधानी क्या क्या है। पहली सावधानी है, खाना खाने के तुरंत बाद या योगासन न करें। खाना खाने के तुरंत बाद यह योगासन नहीं करना चाहिए। दूसरा सावधानी है, कमर या गर्दन में दर्द की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। तीसरा सावधानी है, कंधों में जकड़न या दर्द होने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। अब जो हमारा अगला आता है आसन वो है उत्तान मंडूकासन। ये क्या है इसको समझते हैं। उत्तान मंडूकासन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें उत्तान का अर्थ है तना हुआ और मंडूक का अर्थ है मेंढक। इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर सीधे तने हुए मेंढक के समान लगते हैं, जिसके कारण इसे यह नाम दिया गया है। ये जो उत्तान मंडूकासन है उसका चित्र कुछ इस प्रकार से है, आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये है हमारा उत्तान मंडूकासन, ठीक। अब इसकी विधि क्या क्या वो समझते हैं। पहला है, सबसे पहले एक साफ समतल जगह पर वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाए और दोनों घुटनों को फैलाए। दूसरा इसकी विधि है, फिर दाएं बाहां उठाकर मोड़ते हुए दाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं, हथेली को बाएं कंधे के नीचे रख दे, ठीक है। तीसरा जो आपका विधि है वो है, उसी तरह से आप बाएं बाहां को मोड़े तथा ऊपर लेकर जाएं, हथेली को दाएं कंधे से नीचे रख दें। चौथी इसकी विधि है, फिर शरीर को ऊपर की ओर खींचे और अपनी क्षमता के अनुरूप इस स्थिति में कुछ देर के लिए बने रहें, ठीक है। पांचवा जो इसकी विधि है, वापस आते समय धीरे धीरे बाएं बाहां और फिर दाएं बाहां हटाते हुए घुटनों को आरंभिक अवस्था में ले जाए। और जो इसकी छठी विधि है वो है, इस पूरे चक्र को कम से कम 3 से 5 बार। अब इसके लाभ क्या क्या है वो समझते हैं। देखो, इसके जो लाभ है वो समझते हैं। पहला लाभ है, इस आसन के नियमित अभ्यास से पीठ दर्द में आराम मिलता है। दूसरा इसका लाभ है, यह योग अभ्यास गले में दर्द में लाभकारी है। तीसरा इसका लाभ है, इसके अभ्यास से घुटने मजबूत होते हैं। चौथा इसका लाभ है, इस आसन के नियमित अभ्यास से कंधे का दर्द ठीक हो सकता है। पांचवा जो इसका लाभ है, देर तक यह आसन करने से पेट के बगल के चर्बी कम हो जाती है। छठा जो इसका लाभ है वो है, श्वसन संबंधी परेशानियों को दूर करने में यह आसन लाभकारी है। और इसकी जो सावधानियां वो क्या क्या वो समझते हैं। तो जो पहला सावधानी वो है, ज्यादा कमर दर्द या घुटने में परेशानी की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए।
दूसरा जो इसका सावधानी है वो है कोहनी या कंधों में दर्द की स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई, ये मैंने आपको बता दिया लाभ और सावधानी। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में जो उत्तान मंडूकासन था बिल्कुल आसान में बता दिया मैंने आपको इसका विधि, लाभ और सावधानियां। और जो अगला जो हमारा आसन है वो है वक्रासन। इसको समझते हैं वक्रासन होता क्या है। देखो इसकी विधि क्या क्या है। पहला, देखो वक्रासन इस प्रकार से किया जाता है, इसका चित्र जो कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। पहला जो इसका विधि है अपने पाँव को फैलाकर जमीन पर बैठे। दूसरा जो इसका विधि है बाएं पाँव को घुटने से मोड़े और उठाकर दाएं घुटने के बगल में रखें। ठीक है, देखो दूसरा जो इसका विधि है वो बाएं पाँव को घुटने से मोड़े और उठाकर दाएं घुटने के बगल में रखें। तीसरा जो इसका विधि है वो है रीढ़ सीधी रखें तथा सांस छोड़ते हुए कमर को बाईं ओर मोड़े। चौथी जो इसका विधि है हाथ की कोहनी से बाएं पैर के घुटने को दबाव के साथ अपनी ओर खींचे। पांचवी जो इसकी विधि है पैरों को खींचे और पेट के दबाव पैर देखो पांचवी इसकी विधि है पैरों को खींचे और पेट में दबाव आने दें। छठा जो इसका विधि है सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में आए। उसके लाभ क्या क्या वो समझते हैं। पहला लाभ है यह आसन डायबिटीज को रोकने में कारगर है। दूसरा इसका लाभ है वजन नियंत्रित रहता है। तीसरा इसका लाभ है पाचन क्रिया सुधरता है। चौथा इसका जो लाभ है गर्दन दर्द व कमर दर्द में आराम मिलता है। पांचवा जो इसका लाभ है डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। छठा जो इसका लाभ है रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। अब जो इसकी सावधानियां है क्या क्या सावधानी वो समझते हैं। तो पहला, पेट दर्द में वज्रासन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पेट दर्द की स्थिति में वज्रासन नहीं करना चाहिए। जो इसका पहला सावधानी वो है पेट दर्द की स्थिति में वक्रासन नहीं करना चाहिए। दूसरा, घुटने का दर्द होने पर इस आसन को करने से बचना चाहिए। तीसरा, ज़्यादा कमर दर्द में इसे ना करें। चौथा, कोहनी में दर्द होने पर इसको बचना चाहिए। पांचवा जो इसका सावधानी है गर्दन दर्द होने पर भी इसको करने से बचे। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है कपाल भाती। कपाल भाती क्या है वो हमको चलिए समझते हैं। कपाल भाती क्या है। तो देखो कपाल भाती एक ऐसा योगासन है जो शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है। यह एक बहुत ही आसान प्राणायाम है जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है। कपाल का संबंध हमारे मस्तक से होता है। मस्तक का भाती संबंध क्रांति से होता है, इसलिए यदि इस योग को नियमित रूप से किया जाए तो इससे मस्तक आभा होती है। ये जो है कपाल भाती का जो चित्र। इसकी विधि क्या क्या है वो आपको बताता हूँ। पहला, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। ठीक है, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए और पद्मासन में बैठना ज़्यादा लाभकारी होता है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने घुटनों पर रख लीजिए। तीसरा, अब अपनी आंखों को बंद करके पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। चौथा, गहरी सांस ले। इस समय आपका पेट बाहर होना चाहिए। पांचवा इसकी विधि है फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़े। सांस बाहर छोड़ने के बाद साथ ही पेट अंदर की तरफ खींचे। छठा जो इसकी विधि है इसके एक क्रम में सांस को 20 बार और बाहर छोड़ें। सातवां की विधि कपाल भाती पूरा होने के 1 मिनट बाद तक शांति अवस्था में बैठे रहें। अब इसके लाभ क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, कपाल भाती योग के द्वारा वजन कम करने में मदद मिलती है। यह आपके पेट के चर्बी को कम करता है। दूसरा, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। तीसरा, डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चौथा, अस्थमा के रोग को जड़ से समाप्त करने में सहायक है। पांचवा, कपालभाति शरीर नाड़ियों को शुद्ध करता है। छठा, कपालभाति योग करने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। सातवां, कपालभाति योग रक्त संचार को सही करता है जिससे चेहरे की आभा बढ़ती है। आठवां जो आपका लाभ है वो है कफ। आठवां जो आपका लाभ है कफ संबंधित समस्या को ठीक करता है, फेफड़ों की क्षमता को ठीक करता है। अब इसकी सावधानी क्या क्या वो समझते हैं। पहला सावधानी है बंद कमरे में गर्म वातावरण में धूल धुएं वाली जगह पर कपालभाति करने से इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। दूसरा, पेट का ऑपरेशन के कुछ समय बाद तक यह आसन नहीं करना चाहिए। तीसरा, हृदय संबंधी रोग की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। चौथा, रीढ़ की हड्डी की समस्या होने पर यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पांचवा जो हमारा सावधानी वो है मासिक धर्म के दौरान यह आसन नहीं करना चाहिए। और जो अगला हमारा अनुलोम विलोम है
वो क्या क्या है, वो अनुलोम विलोम जो हमारा क्या है वो समझते हैं। देखो तो देखो अनुलोम विलोम नासिका के द्वारा किए जाने वाला आसन है। यह आसन अत्यंत गुणकारी व्यायाम है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास के द्वारा अपनी कुंडलीय शक्तियां जागृत करते थे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियंत्रण अभ्यास से, ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से ध्यान करने की शक्ति का अद्भुत विकास होता है। इस गुणकारी प्राणायाम को करने के बाद शरीर में फुर्ती आती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अनुलोम विलोम करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है तथा मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। यह व्यायाम व्यक्ति में सकारात्मक विचारों का सर्जन करके उसे आत्मविश्वासी बनाता है। अब अगला जो हमारा विधि है वो क्या है, इसके विधि क्या क्या समझते हैं। पहला विधि है अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। दूसरा, इस दौरान पालथी मारकर जमीन पर बैठें और आंखें बंद रखें। तीसरा, कमर और स्पाइन को सीधा रखें और हाथों को घुटनों पर रखें और अपनी सांसों को स्थिर करें। चौथा जो हमारी विधि है, अपने शरीर को आराम की मुद्रा में लाएं और एक गहरी सांस लें। पांचवा जो हमारा विधि है, सांस लेने में जोर ना लगाएं, जितना हो सके उतनी गहरी सांस लें। छठा जो हमारी विधि है, फिर अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं और बाएं हाथ की उंगलियों से नासिग्रह मुद्रा बनाएं। ठीक है। सातवां जो हमारी विधि है, उसके बाद अब बाएं हाथ की अनामिका उंगली से दाएं नथुने को करें और बाएं नथुने से सांस लें। अब बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से सांस छोड़ें। आठवां जो हमारी विधि है वो क्या है, अब बाएं नथुने को बंद रखते हुए ही दाएं नथुने से फिर से गहरी सांस भरें। फिर अनामिका उंगली से दाएं नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से सांस लें। नौवां जो हमारा, इसी अभ्यास को कम से कम 5 से 7 बार दोहराएं। और जो 10वां है, यह आसन प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तक जरूर करना चाहिए। लाभ क्या क्या है वो देखते हैं। तो देखो, पहला लाभ है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से नाड़ियों की शुद्धि होती है, इसलिए इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है। दूसरा, इस प्राणायाम से हृदय को शक्ति मिलती है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। तीसरा, प्राणायाम के कारण शुद्ध रक्त शरीर में सभी अंगों को जाकर पोषण देता है। चौथा, वात पित्त कफ के विकार दूर कर गठिया, जोड़ों का दर्द, सूजन आदि में राहत मिलती है। पांचवा, इसके नियमित अभ्यास से नेत्र ज्योति बढ़ती है। छठा जो हमारा इसका लाभ है, अनिद्रा में लाभदायक है तथा तनाव को घटाकर, देखो छठा जो हमारा लाभ है वो है अनिद्रा में लाभदायक है तथा तनाव को घटाकर सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। सातवां जो हमारा लाभ है वो क्या, देखो माइग्रेन, हाई तथा लो ब्लड प्रेशर, तनाव, क्रोध, कम स्मरणिक से पीड़ित लोगों के लिए यह विशेष करके लाभदायक है। ठीक है। यह प्राणायाम मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में संतुलन के साथ ही विचार शक्ति और भावनाओं में समन्वय लाता है। इसकी सावधानी क्या क्या वो समझते हैं। पहला, सांस लेने व छोड़ने में इसकी पहली सावधानी, सांस लेने व छोड़ने की प्रक्रिया में आवाज नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कमजोर एवं एनीमिया पीड़ित व्यक्ति में यह आसन करने वक्त दिक्कत हो सकती है, अंतः सावधानी पूर्वक करें। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट जो यानी जो हमारा चौथा जो हमारा लास्ट यानी जो जीवन शैली संबंधी बीमारी है, चौथा, इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है। उच्च रक्तचाप हमारे शरीर में धमनियों द्वारा, ये उच्च रक्तचाप है क्या उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं आपको बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा। तो देखो, उच्च रक्तचाप है क्या, बिल्कुल समझो। तो हमारे शरीर में ध्वनियों द्वारा प्रवाहित रक्त प्रत्येक कोशिकाओं को पोषण उपलब्ध कराता है। जब हृदय बड़ी ध्वनियों में रक्त को प्रवाहित करता है तब वह बल का प्रयोग करता है जिससे रक्त में दाब पैदा होता है। इसी दाब को रक्तचाप कहते हैं। तो इसको नियंत्रित करने वाले कौन कौन योग में बता रहा हूँ। ताड़ासन, कटी चक्रासन, उत्तान पदासन, हरदलासन, सरल मत्यासन, शवासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। ठीक है। ये सब है। और जिसपे ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये
येलो कलर से, वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको ये दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए कोई इससे फायदा है नहीं। इसलिए मैं जो हाईलाइट करके है, ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँ। तो देखो उतान पद्मासन, ठीक है, उतान पद्मासन ये होता क्या है, देखो उतान पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला उतान, इसका अर्थ होता है ऊपर उठा हुआ, दूसरा पाद का अर्थ होता है पांव, तथा आसन का अर्थ है मुद्रा। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पांव उठाते हैं, इसलिए यह नाम दिया गया। इसकी विधि क्या क्या है, देखो इसका चित्र ये है, ठीक है, ये हमारा उत्तान पद्मासन। इसका चित्र, एक साफ समतल जगह पर आराम से लेटकर दोनों पांव को जोड़ लें तथा दोनों हाथों को शरीर के निकट रखे रहने दें। दूसरा इसका जो विधि है, फिर सांस लेते हुए पांव को मोड़े बगैर धीरे धीरे 30 डिग्री के कोण पर उठाएं और क्षमता अनुसार कुछ देर उसी मुद्रा में रहें। तीसरा जो इसका विधि है, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पांव को धीरे धीरे नीचे ले जाएं, नीचे लाएं। चौथा जो इसका विधि है, इस वक्र को कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या, पहला लाभ है इसका, इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है तथा पेट सिर दर्द में राहत मिलता है। दूसरा इसका लाभ है, पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिलता है। इसकी सावधानी क्या क्या वो समझते हैं फटाफट। सावधानी है, ठीक है, देखो वीडियो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा समझा रहा हूँ, लेकिन ध्यान समझते चलना। अब इसकी सावधानी को हम फटाफट समझते हैं। सावधानी है क्या, पहला, कमर में दर्द या हाल में हुई पेट के ऑपरेशन को स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा, साइटिका या रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। तीसरा, गर्भावस्था में इस आसन को बिल्कुल ना करें। अब हम समझते हैं अर्धहलासन। अर्धहलासन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो इसकी विधि क्या, इसमें देखो अर्धहलासन आपका। अब अर्धहलासन को हम फटाफट समझते हैं। पहला इसका विधि क्या क्या है, पीठ के बल जमीन पर इस प्रकार लेटते हैं ताकि जमीन की ओर जांघों के बगल में रहे। दूसरा इसका जो विधि है, फिर दोनों पैरों को आपस में मिलाते हैं और एक पैर को धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री के कोण तक ले जाते हैं। तीसरा जो इसका विधि है, 90 डिग्री की मुद्रा में क्षमता अनुसार तक ठहरने का प्रयास करें। चौथा जो इसका विधि है, फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आए और कुछ सेकंड आराम के बाद इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर के साथ दोहराएं। अब इसके लाभ क्या क्या समझते हैं। पहला लाभ है, यह आसन पेट की आंतों को ताकतवर बनाता है और कब्ज से राहत प्रदान करता है। दूसरा इसका लाभ है, यह आसन भोजन को पचाने में, गैस की समस्या से आराम और मोटापे को कम करने में लाभकारी है। तीसरा इसका लाभ है, यह आसन रीढ़ की हड्डी तथा कमर के भाग को मजबूती प्रदान करता है। चौथा इसका लाभ है, यह आसन पैर और जांघों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इसकी सावधानी क्या क्या समझते हैं। पहला सावधानी है, माइग्रेन, कमर दर्द या घुटनों की दर्द की स्थिति में इस आसन को नहीं करना चाहिए। दूसरी इसकी सावधानी है, हाल ही में हुई किसी तरह के ऑपरेशन की स्थिति में भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अब जो अगला आता है हमारा, आता है सरल मत्स्यासन। ये क्या समझते हैं। तो देखो इसकी विधि क्या क्या है, एक साफ समतल जमीन पर पीठ के बल लेट जाए और दोनों एड़ियों को एक दूसरे के समीप रखते हुए बाहों तथा हथेलियों को भूमि पर रखें। फिर दूसरा जो हमारा विधि है, फिर हथेलियों को कूल्हे के नीचे लेकर कोहनियों को मोड़ लें तथा समस्त शरीर का भार उन पर डालते हुए फर्श से थोड़ा स्पर्श भार उन पर डालते हुए सिर को फर्श से थोड़ा ऊपर उठाए। तीसरा जो आपका विधि है, फिर सिर की चोटी को भूमि पर रखें तथा नितंबों को पीछे खींचते हुए तथा कोहनियों का सहारा देते हुए सिर एवं नितंबों के बीच धनुषाकार बनाने का प्रयास करें और इसी स्थिति में 6 से 7 सेकंड तक विश्राम अवस्था में रहें। चौथा जो हमारा विधि है वो है, फिर अपनी हथेलियों को पुनः कूल्हों के नीचे लाकर कोहनियों मोड़ लें तथा पहले सिर को ऊपर उठाए, तदुपरांत नितंबों का सहारा लेते हुए पुनः भूमि पर ले आए। पांचवा जो हमारा विधि है, जब सिर और पीठ भूमि पर आ जाए तब हथेलियों को और बाहों को पुनः भूमि पर ले जाकर उन्हें शरीर के दोनों और बगल में फैला लें तथा पैरों को भी फैलाकर सीधा कर लें। छठा जो हमारा विधि है, इस विधि के अनुसार सरल मत्स्यासन एक चक्र पूरा हो जाएगा। सातवां जो हमारा विधि है, इस आसन को रोज कम से कम 3 बार दोहराना चाहिए। अब ये देखो सरल मत्स्यासन का चित्र आपके सामने, ये होता है सरल। अब इसके लाभ क्या क्या वो समझते हैं। पहला लाभ है, इस आसन
यह इस आसन संपूर्ण मेरुदंड को प्रभावित करता है और उसकी गड़बड़ियों को दूर कर देता है। दूसरा, गर्दन तथा कंधों की तकलीफों को दूर करने में यह आसन लाभदायक है। तीसरा, इस आसन के अभ्यास से पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती है तथा सुचारू रूप से कार्य करती है। चौथा इसका लाभ है, यह कब्ज को दूर करता है, भूख को बढ़ाता है, भोजन को पचाने और गैस को नष्ट करता है। पांचवा इसका लाभ जो है, इसके प्रभाव से शरीर में शुद्ध रक्त का निर्माण एवं संचारण होता है, जिसके कारण चेहरे पर चमक आती है। छठा इसका लाभ है, यह दिमागी कमजोरी को भी दूर करता है और टांगों तथा बाहों की मजबूत मांसपेशियों को सशक्त बनाता है। और जो सातवां इसका लाभ है वो है, इसके नियमित अभ्यास से श्वास नली का रोग तथा खांसी और टांसिल भी ठीक हो जाते हैं। इसकी सावधानी क्या क्या समझते हैं। पहला, कमर दर्द या गर्दन दर्द की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। दूसरी की सावधानी है, कोहनी को मोड़ने में यदि कोई समस्या हो तो कुछ समय के लिए यह आसन नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं मकरासन। मकरासन क्या होता है, ठीक है। मकरासन संस्कृत में मकर का अर्थ मगरमच्छ होता है। इस आसन में शरीर मगरमच्छ के समान दिखता है, इसलिए इसको मकरासन का नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है। अब देखो अब जो ये मकरासन है, इसकी विधि क्या क्या है। तो पहला है विधि, पेट के बल इस प्रकार लेट जाए कि थोड़ी छाती, देखो पहला इसका विधि है, पेट के बल इस प्रकार लेट जाए कि थोड़ी छाती एवं पेट जमीन से स्पर्श होते रहे। दूसरा जो इसका विधि है, पैरों के बीच दूरी बनाते हुए, देखो दूसरा जो इसका विधि है वो है, पैरों के बीच दूरी बनाते हुए सिर को उठाए और दोनों हाथों को गाल पर लाते हुए कप का आकार बनाए, ठीक है। तीसरा जो इसका विधि है, धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे से ऊपर अपने, देखो धीरे धीरे, तीसरा जो इसका विधि है, धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे से ऊपर अपने नितंबों की ओर लेकर आए और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर जाएं। और जो इसकी चौथी विधि है वो है, प्रतिदिन इस प्रकार के कम से कम 10 चक्र करने चाहिए। और ये जो आपके सामने ये चित्र है मकरासन का, ठीक, ये जो मैंने आपको ये मकरासन बताया, ठीक है, ये मकरासन का, इस प्रकार से मकरासन किया जाता है। अब इसके लाभ क्या क्या वो समझते हैं। पहला लाभ है, यह रीढ़ की हड्डी के लिए अति उत्तम योगाभ्यास है। दूसरा, कमर दर्द और स्लिप डिस्क की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह एक बेहतरीन आसन। तीसरा जिसका लाभ है, यह आसन अवसाद और थकावट को दूर करने में बहुत ही लाभप्रद है। चौथा इसका जो लाभ है, यह आसन फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में तथा अस्थमा को नियंत्रित करने में अत्यंत लाभकारी है। पांचवा जो हमारा लाभ है वो है, यह अपच को दूर करने, यह देखो पांचवा जिसका लाभ है वो है, यह अपच को दूर कर पाचन तंत्र को ठीक करता है। छठा जिसका लाभ है, यह उच्च रक्तचाप में लाभप्रद है। और सातवां जिसका लाभ है, यह आसन शरीर में रक्त संचार को ठीक करने, ठीक, देखो ये सातवां जिसका लाभ है, यह आसन शरीर में रक्त संचार को ठीक रखने में लाभदायक सिद्ध होता है, ठीक है। सावधानी क्या क्या वो समझते हैं। पहला सावधानी है, अधिक कमर दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा जिसका सावधानी वो है, हर्निया की बीमारी से इस आसन को ना करें। दूसरा जिसका सावधानी वो है, हर्निया की बीमारी में इस आसन को ना करें। अब अगला जो आता हमारा आता है शवासन, ठीक है। आजकल के दौड़ भाग के युग में लोग शारीरिक और मानसिक थकान और तनाव से पीड़ित है। शरीर की थकान दूर करने के लिए और मन को स्थिर करने के लिए शवासन सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। आसन में हमें सब के समान लेटना पड़ता है, इसलिए इसे शवासन नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे क्रोप्स पोज भी कहा जाता है। इसकी विधि क्या क्या समझते हैं। पहला, एक स्वच्छ और समतल जगह पर पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को शरीर से 6 इंच की दूरी पर रखें। दूसरा, हथेलियों को आसमान की तरफ खुली रखें तथा दोनों पैरों को एक दूसरे के फुट पर रखें। तीसरा जो इसका विधि वो है, अब मुंह और आंख बंद कर धीरे धीरे पूरा शरीर स्थल करें। और चौथा जो इसकी विधि वो है, फिर धीरे धीरे प्रतिनिधित श्वसन करें। सार ध्यान केवल श्वसन पर रखें और मन किसी और विचार को नहीं आने देना है, ठीक है। मन में किसी और विचार को नहीं आने देना। और जो पांचवा विधि है, आसन करते समय नींद आने लगे तो लंबी और गहरी सांस लेनी। इस प्रकार से होता है शवासन, ठीक है। यह है शवासन का चित्र, तो इस प्रकार से किया जाता है हमारा। अब इसके लाभ क्या क्या है वो समझते हैं। देखो, नियमित रूप से शवासन करने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होता है। दूसरा, अवसाद, मनोविकार, अनिद्रा आदि बीमारियों में लाभदायक है। तीसरा जो इसका लाभ है वो है, एकाग्र शक्ति, याददाश्त को सुधारता है, ठीक है।
एकाग्र शक्ति और यादाश्त को, देखो इसका तीसरा लाभ है वो है एकाग्र शक्ति और यादाश्त को सुधारता है। चौथा जो इसका लाभ है वो आत्मविश्वास बढ़ाता है। पांचवा जो इसका लाभ है शरीर को नव चैतन्य प्राप्त होता है। छठा जो इसका लाभ है मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और इसकी सावधानियां वो क्या क्या समझते हैं। ऐसे तो हर कोई शवासन कर सकता है और शवासन करने से कोई हानि नहीं होती, पर अगर डॉक्टर ने आपको पीठ के बल लेटने से किसी कारणवश मना किया है तो यह आसन नहीं करना चाहिए। अब हमारा जो आता है वो आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये क्या होता है वो समझते हैं। देखो नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखो इसकी विधि क्या है। पहला, ध्यान वाली मुद्रा में इस प्रकार से बैठेगी, कमर, सिर और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दूसरा, फिर अपनी आंखें बंद करके दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाएं नासिका को धीरे धीरे श्वास ले, बाएं नासिका धीरे धीरे श्वास ले। तीसरी इसकी विधि है, जब पूरा श्वास भर लें तो बाएं नासिका को भी बंद करें और अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें। चौथा जो इसका विधि है, श्वास को अधिक ना रोक पाने पर दाहिना नासिका को धीरे धीरे श्वास छोड़े और फिर दाहिना नासिका से ही श्वास ले और बाईं नासिका को बंद रखे। पांचवा जो इसका विधि है वो क्या है। देखो पांचवी विधि है, जब पूरा श्वास भर जाए तो दाहिना नासिका को बंद करें और कुंभ करें, ठीक है, कुंभक करें, ठीक है। जब पूरा श्वास भर जाए तो दाहिने नासिका को बंद करें और कुंभक करें। छठा जो इसका विधि है वो फिर धीरे धीरे बाहीं नासिका से श्वास को निकाले। सातवां जो इसका विधि है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के इस चक्र शुरुआत में कम से कम 5 बार करना चाहिए और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। अब जो इसके लाभ है वो समझते हैं। पहला लाभ है इस परिणाम के अभ्यास संपूर्ण शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। दूसरा इसका लाभ है यह चिंता और तनाव को कम करने के लिए रामबाण है। तीसरा इसका लाभ है यह मस्तिष्क के दोनों भागों में संतुलन स्थापित करता है और सोचने एवं समझने की क्षमता में सुधार करता है। चौथा इसका जो लाभ है यह मानसिक शांति, ध्यान और एकाग्रता में सुधार लाने के लिए एक उत्तम प्राणायाम है। पांचवा जो इसका लाभ है मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। छठा जो इसका लाभ है उच्च रक्तचाप का प्रबंधन करने में मदद करता है। अब इसकी सावधानी क्या क्या वो समझते हैं। पहली सावधानी है यह प्राणायाम खाली पेट नहीं करना चाहिए। दूसरा, शुरुआत में श्वास को रोकने कुंभक से चाहिए। तीसरा सावधानी वो है इस प्राणायाम को करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चौथा की सावधानी है जहाँ तक भी हो सके इसे बहुत ही शांत भाव से ही करना, जहाँ तक हो सके। जो इसका चौथा सावधानी है जहाँ तक भी हो सके इसे बहुत ही शांत भाव में करना चाहिए। अब जो हमारा अगला आता है वो शीतली प्राणायाम। देखो शीतली प्राणायाम का अर्थ होता है शीतल। इसका अर्थ है अर्थात देखो शीतली प्राणायाम, शीतली का अर्थ होता है शीतल। इसका अर्थ शांत, विरक्त और भावहीन भी होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्राणायाम पूरे शरीर को शीतल करता है, ठीक है। जिस शीतकारी प्राणायाम की तरह ही यह प्राणायाम भी विशेष तौर पर शरीर का ताप कम करने के लिए बनाया गया है। इस प्राणायाम का अभ्यास गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और सर्दी के मौसम में नहीं के बराबर करना चाहिए। समझते हैं विधि क्या क्या। पहला, एक साफ समतल जगह पर पद्मासन की मुद्रा में बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। दूसरा, फिर अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में अंजलि मुद्रा में घुटनों पर रखें। तीसरा, इसके बाद दोनों किनारों से जीभ को मोड़कर नली का आकार बना ले। चौथा, नली के आकार की जीभ से श्वास अंदर खींचकर फेफड़ों को अपनी क्षमता के साथ भर लें और मुंह बंद कर लें। पांचवा इसका विधि है वो है इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार पांचवा की विधि इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार सांस रोके रखें और धीरे धीरे नासिका से सांस छोड़ते हुए इस चक्र को पूरा करें। छठा जो उसका विधि है वो है इस चक्र को शुरुआत में 10 से 15 बार करना चाहिए और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। अब इसके लाभ क्या क्या वो समझते हैं। देखो इसका लाभ, पहला लाभ है यह परिणाम तनाव और अवसाद को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा इसका लाभ है यह परिणाम भूख, प्यास और गुस्से की समस्या को कम करने में अत्यंत लाभकारी। तीसरा इसका लाभ है यह आसन पित्त दोष के असंतुलन को संतुलित करने में तथा हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करने में लाभकारी है। चौथा इसका लाभ है यह वासना के मानसिक और भावनात्मक प्रभाव को कम करता है। पांचवा जो इसका लाभ है इस परिणाम के नियंत्रित अभ्यास से, देखो पांचवा इसका लाभ है इस प्राणायाम के नियंत्रित अभ्यास से बहुत सी शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से बचा जा सकता है। छठा जो इसका लाभ है
यह परिणाम रक्त को शुद्ध करता है। और इसकी सावधानी क्या क्या वो समझते हैं। तो जो इसकी पहली सावधानी है, ठंड के मौसम में यह परिणाम नहीं करना चाहिए। दूसरी सावधानी जो इसकी है, खांसी या टॉन्सिल से पीड़ित व्यक्ति को यह परिणाम नहीं करना चाहिए। तीसरा जो इसकी सावधानी है, कब्ज के पुराने मरीजों को भी यह परिणाम नहीं करना चाहिए। चौथा जो इसकी सावधानी है, जिनका रक्तचाप कम रहता हो उन्हें इस परिणाम को नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर तीसरा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।